हेलो एवरीवन, हम लोगों ने प्लेन मिरर पढ़ लिया। और अब बात करेंगे स्फेरिकल मिरर्स का, जो ऑप्टिक्स का होगा लेक्चर नंबर 8। तो प्रश्न ये उठता है कि ये स्फेरिकल मिरर्स क्या होता है, तो इसको हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे। तुम लोगों ने इस तरह का मिरर कहीं ना कहीं जरूर देखा होगा। जरा दिमाग को लगाओ तो ये मिरर हमारे किस काम का है? यस, दिमाग है ना हमारे पास, लगा लेते हैं। तो हम लोग पहले ये समझ लेते हैं कि ये स्फेरिकल मिरर क्या होता है। जैसा कि लिखा हुआ है कि इफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज स्फेरिकल देन इट इज कॉल्ड स्फेरिकल मिरर। मतलब लाइट रे का रिफ्लेक्शन जिस सरफेस से हो रहा है वो सरफेस अगर एक मिरर का पार्ट हो तो इसको हम लोग बोलेंगे स्फेरिकल मिरर्स। जैसे ये देखो, क्या है वो? एक स्फेयर है और वो उसका रिफ्लेक्टिंग पार्ट है जो दिखाई दे रहा है सामने। तो एक एक करके हम लोग सबको ध्यान से पढ़ेंगे। इसका यूज कहां कहां होता है? सारा कॉमन सेंस होता है हमारे पास में कि इसका यूज कहां होगा। जैसे कार का जो ड्राइवर के बगल में लगा रहता है रियर व्यू मिरर, कार के ड्राइवर के राइट साइड में पीछे का चीज देखने के लिए, और एक कार के अंदर भी होता है ड्राइवर के लेफ्ट साइड में ऊपर, और एक होता है कि मेकअप करने वाला मिरर, मेकअप करने वाला। नेक्स्ट, अब ये जो स्फेरिकल मिरर है वो दो तरह का होता है। कितने तरह का? दो तरह का। एक को हम लोग बोलते हैं कॉनकेव मिरर और दूसरे को बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। तो बारी बारी से दोनों को हम लोग समझते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं। हम लोग पहले कॉनकेव मिरर को समझ लेते हैं। ध्यान से देखो, पहले इस स्फेयर को देखो। पहले तो ये स्फेयर है, मतलब सीधा सीधी समझो ना, एक फुटबॉल को एज्यूम कर लेते हैं। क्या चीज एज्यूम कर लेते हैं? फुटबॉल को। और फुटबॉल में इस तरह से एक पार्ट को काट के हटा दो, इस तरह से। जब ये वाला पार्ट को काट के हटा दोगे, बाहर कर लोगे, तो कटा हुआ हिस्सा एक कटोरा की तरह लगेगा, कटोरा की तरह। समझ में आ रहा है? यस, यानी इसको अगर ऐसे देखोगे तो इस तरह से नजर आएगा। तो कहता है कि ये जो कटोरा हुआ ना, यानी स्फीयर का जो पार्ट है ना, इसी को हम लोग स्फेरिकल मिरर बोलेंगे। अब इसमें दो बात होगी। आउटर सरफेस को पॉलिश कर सकते हैं, यानी बाहरी वाला सरफेस को पॉलिश कर दें ऐसे। आउटर सरफेस इज पॉलिश्ड, प्रायः हम इस तरह से दिखाएंगे इसको। ये स्फीयर है और इसके बाहरी सरफेस को हमने पॉलिश कर दिया। आउटर सरफेस इज पॉलिश, तब हम लोग इसको बोलेंगे कनकेव मिरर। क्लियर है? एक और बात लिखा हुआ है, ऑल्सो नॉन एज कन्वर्जेंट मिरर। ये क्या बात हुई भाई? तो कहता है कि कनकेव मिरर का जो कैरेक्टरिस्टिक होता है ना, ये है कनकेव मिरर। कनकेव मिरर पर पैरेलल बीम ऑफ लाइट अगर इंसिडेंट कराओगे, जैसे देखो, कनकेव मिरर पर अगर पैरेलल बीम ऑफ लाइट को इंसिडेंट कराओगे इस तरह से, तो वो क्या होगा ना, किसी एक पॉइंट पर आके कन्वर्ज कर जाता है। यहां पर वही दिया हुआ है पिक्चर में। पैरेलल बीम ऑफ लाइट यहां से गया और रिफ्लेक्ट होने के बाद सारा का सारा लाइट रे यहीं पर आके कन्वर्ज हो रहा है, इसीलिए इसका दूसरा नाम है कन्वर्जेंट मिरर। अब नेक्स्ट, अब कनकेव मिरर का कुछ एग्जाम्पल समझ लेते हैं हम लोग। पहला एग्जाम्पल है स्पून है। स्पून मतलब चम्मच। चम्मच इस शेप का होता है ना, जिधर से हम लोग चीजें उठाते हैं वो वाला पोर्शन, पीछे वाला पोर्शन कन्वेक्स हो जाएगा और आगे वाला पोर्शन को कनकेव बोलेंगे। ये चम्मच है, चेहरा देख लेना आज अपना। ये है शेविंग मिरर। शेविंग मिरर, हाँ हाँ, शेविंग मिरर या मेकअप मिरर भी समझ सकते हो। मेकअप, जब हम लोग मेकअप करते हैं तो
या शेविंग करते हैं तो क्या होता है कि जो पोर है ना, पोर का एकदम छोटा छोटा पार्ट दिख जाएगा तुमको, मैग्नीफाई कर देता है इमेज को। ये देखो छोटा हाथ है, बड़ा हाथ दिख रहा है, यानी मैग्नीफाइड इमेज बना देगा। द ऑब्जेक्ट विल लुक मच बिगर। ये है कनकेव मिरर का कैरेक्टरिस्टिक। मजा आ रहा है? नेक्स्ट देखो, अब बात करेंगे कॉन्वेक्स मिरर का। बहुत आसान है। कहता है इनर वाला पार्ट को सिल्वर करना है, रिफ्लेक्टिंग वाला पार्ट बाहर रखना है। तो इस तरह के मिरर को हम लोग कॉन्वेक्स मिरर बोलेंगे। इसका भी कुछ एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं, बाद में तो ये सब रे डायग्राम वगैरह सारा चीज क्लियर हो जाएगा। कॉन्वेक्स मिरर डाइवर्जेंट मिरर होता है। तो अभी ही सारा बात समझ जाओगे, अभी तो लेक्चर बाकी है ना। नेक्स्ट देखो, ये देखो कुछ एग्जांपल्स है कॉन्वेक्स मिरर का। ये देखो कार वाला रियर व्यू मिरर जो होता है, ये देखो ये क्या करता है, कंप्रेस्ड व्यू देगा, मतलब बहुत बड़ा एरिया को एकदम छोटा सा मिरर में दिखा देगा। इसी को बोलते हैं कंप्रेस्ड व्यू। लिखा हुआ है गिव्स ए कंप्रेस्ड व्यू, वाइडर फील्ड ऑफ व्यू एंड ऑब्जेक्ट इन द मिरर अपीयर्स स्मॉलर। एक बात ध्यान देना, कॉन्वेक्स मिरर में याद रखना, बोलेगा कि फील्ड ऑफ व्यू किसका ज्यादा होगा, कनकेव का कि कॉन्वेक्स का। तो याद कर लेना कॉन्वेक्स मिरर का फील्ड ऑफ व्यू ज्यादा होता है और कन्वेक्स मिरर में इमेज हमेशा छोटा बनेगा। छोटा क्या बनेगा, छोटा बनेगा। अब हम लोग सबसे पहले मिरर के कुछ बेसिक टर्म्स को समझते हैं। बेसिक टर्म, यस, वो टर्म जब हम सवाल बनाएंगे ना तो बार बार सामने आएगा, तो पहले से समझा हुआ रहेगा तो सवाल को पढ़ेंगे तो क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। तो इसलिए बेसिक टर्म को समझ लेना बहुत जरूरी है। सबसे पहला लिखा हुआ है पोल। ये कौन सा मिरर है, अब ये देखो ये दूसरा वाला मिरर है, ये वाला मिरर, यानी ये वाला जो मिरर है ना कॉनकेव मिरर है और ये वाला मिरर जो है कन्वेक्स मिरर है। दोनों में दिखाएंगे तुमको, इसलिए दोनों पिक्चर बनाए हैं। तो सवाल उठता है कि ये पोल क्या होता है, तो बहुत आसान है, इट इज द मिड पॉइंट ऑफ मिरर। ये कटोरा वाला देखा था ना, कटोरा, यानी इसका शेप असल में है कैसा, कटोरा के तरह। तो उस कटोरा का जो मिड पॉइंट होगा ना, मिड पॉइंट समझते हो, सेंटर, यानी ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग पार्ट। बहुत बड़ा अंग्रेजी हो गया ना, सीधा सीधी समझो ना, मिरर का मिड पॉइंट, उसको बोलेंगे हम लोग पोल। यहां पर ये हो जाएगा पोल। क्लियर है? नेक्स्ट देखो, अब इसको देखो, सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसको कि हम सी से डिनोट करेंगे, और अगला है रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिसको कि हम आर से डिनोट करेंगे। दोनों क्लियर है? सेंटर ऑफ कर्वेचर को बहुत लंबा नाम है ना, तो इसीलिए हम लोग इसको COC से डिनोट करेंगे अगली बार। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर को क्या चीज से डिनोट करेंगे, हाँ, रेडियस ऑफ कर्वेचर को ROC से। ध्यान से समझते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर का मतलब सेंटर ऑफ स्फीयर ऑफ विच मिरर इज ए पार्ट, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर का मतलब उस स्फीयर का सेंटर जिसका कि मिरर पार्ट है, मतलब सेंटर ऑफ स्फीयर ऑफ विच मिरर इज ए पार्ट, यानी उस स्फीयर का सेंटर जिस स्फीयर का एक टुकड़ा वो एक मिरर है। बहुत आसान है, इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। और अगला है रेडियस ऑफ कर्वेचर, बहुत आसान है, ये तो समझे थे हम लोग, पोल है तो पोल से सेंटर को मिलाएंगे ना, यानी सेंटर से ये दूरी मिलाएंगे तो ये हो जाएगा मेरा रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्लियर है? रेडियस ऑफ कर्वेचर का मतलब रेडियस ऑफ स्फीयर ऑफ हिज मिरर इज ए पार्ट। सेंटर ऑफ कर्वेचर का मतलब सेंटर ऑफ स्फीयर ऑफ हिज मिरर इज ए पार्ट। इसको रट लो, सेंटर ऑफ कर्वेचर का मतलब सेंटर ऑफ स्फीयर ऑफ हिज मिरर इज ए पार्ट। रेडियस ऑफ कर्वेचर का मतलब रेडियस ऑफ स्फीयर ऑफ विच मिरर इज ए पार्ट। दोनों क्लियर है? अगला है प्रिंसिपल एक्सिस।
प्रिंसिपल एक्सिस का मतलब, प्रिंसिपल मतलब प्रधान, जैसे बच्चे में हम लोग पढ़ते थे ना प्रधानाध्यापक, प्रिंसिपल मतलब प्रधान, और एक होता है प्रिंसिपल PLE, ये PAL है, वो होता है PLE, वो मतलब होता है सिद्धांत। तो हम लोग बात करेंगे प्रिंसिपल एक्सिस का मतलब प्रधान अक्ष। बहुत आसान है। तो कहता है इट इज लाइन ज्वाइनिंग पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाने वाला जो लाइन होगा ना, पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाने वाला लाइन को बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। इट इज लाइन ज्वाइनिंग सेंटर ऑफ कर्वेचर टू पोल। बहुत आसान है ना। फोकस, ये तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग चीज है, ध्यान से समझो क्या लिखा हुआ है। व्हेन ए रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस एंड वेरी क्लोज टू इट, जिसको कि हम लोग पैराक्सियल रे बोलेंगे, इज इंसिडेंट ऑन द सरफेस ऑफ मिरर, द रिफ्लेक्टेड बीम इज फाउंड टू कन्वर्ज और लिखा हुआ है यहां और appear टू डाइवर्ज फ्रॉम ए पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, दिस पॉइंट इज कॉल्ड द फोकस। कैसे समझाऊं तुझको? देखो, ध्यान से देखो, समझ लो, फोकस को समझ लो। क्या लिखा हुआ था? जब कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल और बहुत क्लोज, ध्यान रखना, कोई लाइट रे ये हुआ प्रिंसिपल एक्सिस, ये क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस है। प्रिंसिपल एक्सिस के क्लोज यानी नजदीक में, थोड़ा दिखाया ऊपर करके, और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर मिरर पर इंसिडेंट होगा, ये मिरर है, तो मिरर पर रिफ्लेक्ट होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के किसी पॉइंट से या तो वो पास करेगा या नहीं तो क्या होगा, देखो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट को डालेंगे, ये मिरर है, लाइट को कहां डालेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या इधर जाएगा? इधर, यानी इसमें छेदा करके निकल जाएगा? बिल्कुल नहीं। तो इसमें क्या होगा? एपियर टू डाइवर्ज होगा। यानी दो तरह से इसका डिफिनेशन हो सकता है। पहला, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अब वेरी क्लोज टू इट, लाइट रिफ्लेक्ट होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट से पास करेगा उसको बोलेंगे फोकस, या रिफ्लेक्ट होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट से एपियर टू डाइवर्ज होगा, लग रहा है कि इस पॉइंट से डाइवर्ज होगा, उस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे फोकस। समझ में आया? ध्यान से, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट को ले जाएंगे और रिफ्लेक्ट होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट से पास करेगा उसको बोलेंगे फोकस। रिफ्लेक्ट होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट से एपियर टू डाइवर्ज होगा उसको बोलेंगे फोकस। क्लियर हो गया? ये लिखा हुआ है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या होता है? तो फोकल लेंथ को एफ से डिनोट करेंगे, एफ से, और ये एफ जो होता है ना, पोल से लेके फोकस का दूरी। फोकल लेंथ क्या होता है? डिस्टेंस P टू F, यानी P से F का जो डिस्टेंस होगा ना, इसी को बोलते हैं फोकल लेंथ, यानी P से F का जो दूरी होगा उसको बोलेंगे फोकल लेंथ। ये हो गया फोकस। अब पोल से जो फोकस की दूरी होगी उसको बोलेंगे फोकल लेंथ। ये हुआ पोल और ये हुआ फोकस, और ये जो दूरी होगा ना इसको बोलेंगे हम लोग फोकल लेंथ। ज्यादा भारी है नहीं, समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, फोकल लेंथ तो हम लोग समझ गए, पोल से फोकस की जो दूरी होगा ना उसको बोलेंगे फोकल लेंथ। अब प्रश्न उठता है ये एपर्चर क्या होता है? एपर्चर क्या सीखेंगे? एपर्चर। तो मिरर जो है ना, ये जो दिख रहा है ना, क्या ऐसा है? नहीं, ये वाला एक्चुअली में ऐसा है। तो ये जो देख रहे हो ना, यहां से यहां का लंबाई, इसको बोलेंगे एपर्चर, यानी डायमीटर ऑफ द मिरर, यानी रिफ्लेक्टिंग एरिया। यानी एक तरह से कह सकते हैं एपर्चर क्या होगा? इट इज डायमीटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग एरिया। क्लियर है? इसमें देखें तो ये वाला दूरी, ये दूरी जो है ना, इसको बोलेंगे एपर्चर। फंडा क्लियर है? यहां से यहां का जो दूरी होगा ना उसको बोलेंगे एपर्चर। यानी ये ऐसे है ना, इसी को अगर हम ऐसे देखते तो ये वाला पार्ट होता है, ये वाला,
यानी यहां से यहां वाला पार्ट को हम लोग डायमीटर बोलते हैं। यानी फुटबॉल है ना, फुटबॉल, तो जो वाला भाग रिफ्लेक्टिंग है, वो वाला रिफ्लेक्टिंग भाग का डायमीटर ले लेना है। शुरू में जो पिक्चर दिखाए थे ना, उसी से एक बार समझ लो। और ये देखे थे ना, ये वाला जो भाग है ना, यहां से यहां, ये है मेरा एपर्चर। क्लियर है? यानी यहां से यहां जो दूरी होगा ना, ये हुआ एपर्चर। एकदम मस्त क्लियर। नेक्स्ट, अब 8वां पॉइंट है फोकल प्लेन। ये तो बहुत सिंपल सा आंसर होगा इसका। इट इज द प्लेन पासिंग थ्रू फोकस एंड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। क्या है देखो, जैसे कि ये है मिरर और ये उसका प्रिंसिपल एक्सिस है, और ये है फोकस और ये है सेंटर। फोकस है ये, तो कहता है कि एक ऐसा प्लेन जो फोकस से पास करे, यानी ये वाला जो प्लेन है ना, इसी को बोलेंगे हम लोग फोकल प्लेन। यानी ऐसा प्लेन जो फोकस से पास करे और प्रिंसिपल एक्सिस का परपेंडिकुलर हो। जैसे ऐसे प्रिंसिपल एक्सिस है ना, तो इसका परपेंडिकुलर ये ऐसे, ये वाला प्लेन। नेक्स्ट, अब तुमको ये ठीक से समझना पड़ेगा, पारा एक्सियल रे और मार्जिनल रे क्या होता है। पारा एक्सियल रे और मार्जिनल रे क्या होता है, तो हम लोग ने 10th क्लास में पढ़ा है, कोई भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल और बहुत क्लोज हो तो उसको बोलते हैं पारा एक्सियल रे, यही पढ़े है ना। और मार्जिनल रे, कोई भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो और वो दूर हो तो उसको हम लोग बोलते हैं मार्जिनल रे। लेकिन कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूं, उसको तुम देख के मुझे बताओगे कि कौन सा रे पैराक्सियल है और कौन सा रे मार्जिनल है। तो सबसे पहले ये लाइट रे दे रहा हूं मैं, देखो ऐसे लाइट रे दिया, ऐसे लाइट देंगे। अब समझना, देखो सेंटर है ना, सेंटर से लाइन पास करेंगे, पता है इसको बोलेंगे नॉर्मल, इसको बोलेंगे नॉर्मल। तो ये हुआ इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस, थीटा बता देते हैं। दूसरा एग्जांपल है ये, यहां से एक लाइट को इंसिडेंट कराता है इससे, तो यहां से हम एक नॉर्मल डाल देते हैं, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हुआ, मान लेते हैं थीटा। और तीसरा एग्जांपल लेते हैं, ये ऐसे एक लाइट रे को इंसिडेंट कराते हैं और जिसका एंगल ऑफ इंसिडेंस हुआ थीटा, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी थीटा होगा। तो बताना यह है कि तीनों में कौन है पैराक्सियल रे और कौन है मार्जिनल रे। ठीक से समझो इसको। चलो डिफिनेशन छोड़ो, कॉन्सेप्ट को समझो। क्या समझो? कॉन्सेप्ट को समझो और फील करो। तो इसका कॉन्सेप्ट समझ लो, अच्छा रहेगा। पैराक्सियल रे होता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, क्या एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर स्मॉल हो, क्या हो, एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर स्मॉल हो, जैसे ये यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस है ना, ये अगर स्मॉल हो, ये अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये अगर स्मॉल हो, और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये अगर स्मॉल हो, तो वैसे सिचुएशन में रे को बोलेंगे पैराक्सियल रे। और अगर ये बड़ा हो, यानी स्मॉल ना हो, बड़ा हो, तो उसको हम लोग बोलेंगे मार्जिनल रे। लेकिन एक सवाल उठता है कि ये कितना को स्मॉल माने सर, यानी कितना एंगल रहेगा तो स्मॉल मानेंगे। तो सबसे पहले तो ये जान लो कि स्मॉल और लार्ज के बीच में कोई बाउंड्री लाइन नहीं है, तो फिर किसको मानेंगे। लेकिन हम लोग क्वेश्चन बनाने के लिए एक बाउंड्री लाइन दे देते हैं, 5 डिग्री। क्या याद रखोगे? 5 डिग्री, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस 5 डिग्री से कम रहेगा तो मानेंगे पैराक्सियल रे है, और एंगल ऑफ इंसिडेंस 5 डिग्री से ज्यादा रहेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे मार्जिनल रे। समझ में आ रही है? नेक्स्ट देखो, यहां लिखा हुआ भी है, द रे व्हिच मेक्स ए स्मॉल एंगल, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस लेस देन 5 डिग्री विथ नॉर्मल एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड हेंस आर क्लोज टू प्रिंसिपल एक्सिस।
ये है द रे हैविंग लार्ज एंगल ऑफ इंसिडेंस, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस 5 डिग्री से ज्यादा। ये क्लोज टू प्रिंसिपल एक्सिस का अर्थ क्या हुआ ये समझो। जैसे कि देखो कि मैं एक मिरर बनाया, ये ध्यान से समझना, एक बार में समझ में आ जाएगा। अब देखो ये क्लोज वाला बनाया और ये दूर वाला बनाया, और ये मान लेते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक। अब यहां से यहां पर लाइट इंसिडेंट किया है पहला वाला, तो यहां से एक नॉर्मल डाल दिया, तो इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस ये हुआ, और इसके लिए यहां से नॉर्मल डालेंगे ऐसे, तो इसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस ये वाला हुआ। अब एक बात देखो, कॉमन सेंस लग रहा है कि अगर लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल और बहुत क्लोज हो, लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल और बहुत क्लोज हो, तो लग रहा है ना कि एंगल ऑफ इंसिडेंस छोटा होगा, और लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के दूर हो तो लग रहा है ना कि एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा होगा। यही लिखा हुआ है। सीधा सीधी में समझो ना, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल और बहुत क्लोज होगा तो पैराक्सियल रे, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस छोटा हो जाएगा। अब प्रिंसिपल एक्सिस के क्लोज हो लेकिन प्रिंसिपल एक्सिस से दूर हो तो एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा हो जाएगा, तो इसलिए इसको बोलते हैं मार्जिनल रे। अब फंडा क्लियर हो गया, यानी पैराक्सियल रे में एंगल ऑफ इंसिडेंस 5 डिग्री से छोटा रहेगा और मार्जिनल रे में एंगल ऑफ इंसिडेंस 5 डिग्री से बड़ा रहेगा। दोनों क्लियर हो गया। तो नेक्स्ट देखो ना, अब इसको जरा ध्यान से समझो, तो क्या लिखा हुआ है, स्फेरिकल एबरेशन। ये क्या होता है, ध्यान से समझो। मान लेते हैं कि एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में और क्लोज से आ रहा है, और दूसरा रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में है लेकिन दूर से आ रहा है, यानी प्रिंसिपल एक्सिस के दूर। तो एक बात याद रखना, जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो और बहुत क्लोज हो उसी के लिए फोकल लेंथ डिफाइंड होता है, याद रखना। प्रिंसिपल एक्सिस के क्लोज हो और जो नजदीक हो तो वो वाला फोकस पर जाके कन्वर्ज करता है। कहां कन्वर्ज करता है, फोकस पर जाके। और जो मार्जिनल रे होता है ना, ये है पैराक्सियल रे वाला ना, फोकस पैराक्सियल रे के, और जो मार्जिनल रे होगा ना थोड़ा सा इधर आ जाएगा, इधर, यानी ये हुआ फोकस मार्जिनल रे का। तो इसका मतलब इमेज ऑफ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट बहुत दूर में है तो लाइट रे पैरेलल आएगी, ये मिरर है, यानी ऑब्जेक्ट अगर बहुत दूर में है, याद रखना, ऑब्जेक्ट अगर बहुत दूर में है तो लाइट रे पैरेलल आएगा। इमेज ऑफ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट इज नॉट फॉर्म्ड एट वन पॉइंट, यानी लाइट रे अगर पैरेलल आएगा तो सारा का सारा रे रिफ्लेक्ट होने के बाद किसी एक पॉइंट पर कन्वर्ज नहीं कर रहा है, बल्कि ये वाला रे यहां कन्वर्ज हो रहा है और ये वाला रे यहां कन्वर्ज हो रहा है। Image of distant object is not formed at one point but is spread along the axis between FM and FP। FM मतलब इसको बोलते हैं ना मार्जिनल रे, इसको बोलेंगे मार्जिनल रे ना, और इसको बोलेंगे पैराक्सियल। तब पैराक्सियल जहां फोकस करेगा उसको FP बोलेंगे, और मार्जिनल जहां फोकस करेगा उसको FM बोलेंगे। तो इसके बीच में इमेज क्या होगा ना, स्प्रेड कर जाएगा। दिस डिफेक्ट इज कॉल्ड स्फेरिकल एब्रेशन। इस ट्रिक को समझ लेना, जितना भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन होगा ऑप्टिक्स में, सारा का सारा पैरा एक्सियल रे के लिए ही होगा। क्लियर है पहला बात। दूसरा बात, जो स्फेरिकल मिरर का फोकस की हम लोग बात करते हैं ना, फोकस, वो फोकस सिर्फ पैरा एक्सियल रे के लिए हम लोग पढ़ेंगे। फोकस ऑफ स्फेरिकल मिरर, ये एम, इसको हटा देना, मिरर है MIRROR, ओनली डिफाइंड फॉर पैराक्सियल रे। दोनों क्लियर है। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन को देखो तो ध्यान से, एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट मान के इसको पढ़ना है, और इसके रिजल्ट को भी याद कर लेना। ध्यान से देखो, क्वेश्चन में बोल रहा है कि मान लेते हैं ये एक सेंटर है और लाइट रे ऐसे इंसिडेंट हो रहा है ऐसे, तो यहां से एक लाइन डाल देंगे, इसको हम लोग नॉर्मल बोलेंगे,
क्या बोलेंगे, नॉर्मल। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा हुआ। तो लाइट रे रिफ्लेक्ट होने के बाद एक बात पता है, पोल और सेंटर के बीच की दूरी को रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, और उसका आधा को हम लोग फोकल लेंथ बोलते हैं, आधा। यानी इसके बीच में जो पॉइंट आएगा ना वो फोकस हो जाएगा। लेकिन ये रे जरा मार्जिनल है, तो मार्जिनल रे फोकस से इधर जाके कन्वर्ज करता है, इधर, याद रखना। तो ये वाला हो गया मेरा क्यू। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि ये सी क्यू बराबर क्या होगा। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, सी क्यू बराबर क्या होगा। अब देखो, ये अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा है, अच्छा से समझ लो, तो ये वाला भी क्या होगा, थीटा ही होगा। और ये वाला अगर थीटा है तो ये और ये पैरेलल है और बीच से ये लाइन गया, तो ये वाला एंगल कितना होगा, ये भी थीटा ही होगा। अब देखो, इसके सामने का भुजा और इसके सामने का भुजा बराबर होगा। हम लोग जानते हैं ट्रायंगल में जो जो एंगल बराबर होता है उसके सामने का भुजा भी बराबर होता है, 10th क्लास में पढ़े हैं हम लोग। अब क्या करना है, यहां से एक नॉर्मल डाल देना है। क्या करना है, यहां से एक नॉर्मल डाल देना 90 डिग्री पर। तो ये अब देखो, यहां से यहां का जो दूरी होगा ना, यहां से यहां का दूरी, यहां से यहां का दूरी रेडियस ऑफ कर्वेचर के बराबर होगा, आर के बराबर। तो ये वाला दूरी क्या होगा, ये वाला दूरी r/2 होगा, ये वाला दूरी, और ये वाला दूरी भी क्या होगा, ये वाला दूरी भी r/2 हो जाएगा। बहुत बढ़िया। अब देखो, इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, इस ट्रायंगल की, CMQ, इन ट्रायंगल CMQ, इन ट्रायंगल CMQ cos थीटा बराबर देखो क्या होगा, cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, आधार यहां पर क्या है, r/2 और डिवाइडेड बाय CQ। तो CQ बराबर क्या होगा, CQ बराबर हो जाएगा, इधर आया r/2 cos थीटा। क्लियर है, CQ बराबर क्या होगा, r/2 cos थीटा। इसको याद कर लेना। बात समझ में आया। ओ, वो क्या लिखा हुआ है, ऑल्सो फाइंड डिस्टेंस CQ इफ थीटा टेंड्स टू 0 है। क्वेश्चन में बोल रहा है कि इफ थीटा टेंड्स टू 0, यानी थीटा 0 के करीब है। तो थीटा अगर 0 के करीब है तो cos थीटा क्या होगा, 1 के करीब हो जाएगा। अरे cos 0 बराबर 1 होता है ना। तो CQ बराबर क्या होगा, CQ बराबर क्या होगा, r/2 हो जाएगा। CQ बराबर क्या होगा, r/2 हो जाएगा। ये क्लियर है। तो सवाल उठता है कि QP बराबर कितना होगा, यहां पर QP बोलो या PQ, सबसे बढ़िया PQ बोल देता हूं। PQ बराबर यहां से यहां है R और यहां से यहां है CQ, यहां से यहां क्या है, R है। अरे यहां से यहां सेंटर ऑफ कर्वेचर पोल से कितना दूर पर होता है, R दूरी पर होता है। यहां से यहां दूरी है R और यहां से यहां दूरी है r/2 cos थीटा। तो ये दूरी कितना बचा, तो R में से घटा देंगे r/2 cos थीटा। सही है। तो ऐसे सिचुएशन में PQ का मान कितना होगा, PQ का मान कितना होगा, तो PQ का मान कितना होगा, r/2 cos थीटा। और थीटा यहां पर क्या है, 0 के करीब है। थीटा अगर 0 के करीब है तो ये हो जाएगा r, और थीटा 0 के करीब है तो cos थीटा 2 के हाफ हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो ये r/2 हो जाएगा। यानी PQ बराबर r/2 होगा। और इसी को तो हम लोग फोकल लेंथ बोलते हैं। यस, यानी अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस, बढ़िया समझो, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस छोटा हो, यानी 0 के करीब हो, यानी 5 डिग्री से कम हो, तो वैसे सिचुएशन में PQ का जो दूरी होगा ना, r/2 के बराबर होगा। और इसी को हम लोग फोकल लेंथ बोलेंगे। कुछ समझ में आ रही है बात अच्छी से, यानी अच्छा से समझ में आ रहा है। क्या क्या याद करना है तुमको, देखो सबसे पहले तो इसको याद कर लेना है, CQ बराबर r/2 cos थीटा, या PQ बराबर r/2 cos थीटा। यानी ये r/2 cos थीटा और ये r/2 cos थीटा। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये CQ cos थीटा, ये CQ sin थीटा। याद हो गया है। अब क्या करोगे, नेक्स्ट देखो। ये सवाल जरा
ध्यान से देखना, तो दिल से देखो, ये एक मिरर है और ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये है मिरर और ये है प्रिंसिपल एक्सिस। इसको पोल बोलेंगे और इसको हम सेंटर बोल देते हैं। सवाल यह है कि लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में जा रहा है और रिफ्लेक्ट होने के बाद इस पॉइंट से पास कर रहा है। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि देखो, यहां से जो हम लाइन डालेंगे, यहां से जो लाइन डालेंगे, इसी को हम लोग नॉर्मल बोलेंगे। तो नॉर्मल से एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या होगा? थीटा होगा। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि ये थीटा बराबर क्या होगा, ये बताओ। समझ में आ रहा है? तो इसको हम लोग दो मेथड से बना सकते हैं। पहला मेथड देखो ध्यान से, पहले फील लो, फील। तो हम लोग जानते हैं कि लाइट रे अगर मार्जिनल हो और ये सेंटर हो और यहां से यहां पर आए क्यू पॉइंट पर, तो ये पी क्यू हो गया। तो पी क्यू बराबर हम लोग क्या पढ़े हैं? आर माइनस आर बाय 2 कॉस थीटा पढ़े हैं ना। तो यहां पर बोलो सी क्यू का मान यहां कितना होगा? सी क्यू का मान 0, पी क्यू का मान यहां क्या होगा? 0 हो जाएगा ना यहां पर, यानी ये वाला वैल्यू यहां पर 0 हो जाएगा। तो यानी 0 बराबर ये हो जाएगा। तो इसका मतलब इसको इधर करेंगे तो r बाय 2 cos थीटा बराबर ये आएगा। यानी यहां से cos थीटा बराबर क्या आ जाएगा? cos थीटा बराबर 1/2 हो जाएगा cos थीटा। तो थीटा कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। ये हुआ एक तरीका, थोड़ा थोड़ा समझ में आया। अब इसका दूसरा तरीका देखो, बहुत आसान है। देखो, ये वाला एंगल बराबर ये वाला एंगल, सही है, और ये वाला एंगल के सामने का भुजा और ये वाला एंगल के सामने का भुजा बराबर होगा। अब देखो, ये दूरी रेडियस r के बराबर होगा और ये भी दूरी रेडियस r के बराबर होगा। तो इसके सामने का एंगल और इसके सामने का एंगल बराबर हो जाएगा। फिर से समझो, ये वाला साइड बराबर है, तो ये वाला साइड के सामने का एंगल और ये वाला साइड के सामने का एंगल बराबर होगा। ये एंगल तो ये एंगल हुआ ही, ये एंगल तो ये एंगल हुआ ही, ये एंगल मिला देंगे तो कितना हो जाएगा? 3 थीटा बराबर कितना होगा? 180 डिग्री। थीटा बराबर कितना होगा? 60 डिग्री। गजब। लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा तो फोकस से ना पास करना चाहिए, ये होगा। लेकिन अगर थीटा का मान छोटा होगा तब, नहीं देख रहे हो, थीटा का मान अगर छोटा होगा, छोटा का मतलब 0 डिग्री, तो cos 0 बराबर 1 आ जाएगा, तो r माइनस r बटा 2 हो जाएगा, तब ये r बटा 2 हो जाएगा आंसर।